एक स्याह खामोश रात की कल्पना कीजिए। समंदर बिल्कुल शीशे जैसा शांत है और उस काले पानी को चीरता हुआ कोई जहाज नहीं, बल्कि इंसान के घमंड और सपनों का एक तैरता हुआ महल आगे बढ़ रहा है। इसे नाम दिया गया था टाइटैनिक, और उस वक्त इसे टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी जीत माना जा रहा था। उस समय ये सिर्फ एक दावा नहीं था, बल्कि एक अटल विश्वास था। ये विश्वास इतना गहरा था कि इसने जहाज के डिजाइन से लेकर उसकी पहली यात्रा तक हर फैसले पर अपना असर डाला। लेकिन शायद इतिहास ने इस घमंड को चुनौती देने की ठान ली थी। तो सवाल ये है कि आखिर क्या था इस जहाज में इतना खास? चलिए इसकी कहानी एकदम शुरुआत से जानते हैं। ये उस दौर का एक ऐसा अजूबा था जो सिर्फ लोहे और स्टील से नहीं, बल्कि इंसानी महत्वाकांक्षा से घड़ा गया था। सोचिए, इसे बनाने में पूरे 3 साल लगे और हजारों मजदूरों ने अपना पसीना बहाया। हर पेंच, हर प्लेट को सिर्फ मजबूती से नहीं, बल्कि एक शान के साथ जोड़ा गया था। जब ये बनकर तैयार हुआ तो ये सिर्फ एक जहाज नहीं था, बल्कि एक ऐलान था कि इंसान ने समंदर पर फतह हासिल कर ली है। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो ये था लगभग 269 मीटर लंबा। आज के हिसाब से देखें तो ये करीब करीब 3 फुटबॉल मैदानों के बराबर है। इसकी विशालता का अंदाजा तो इस तस्वीर से ही लगाया जा सकता है। इसके सामने एक 8 मंजिला इमारत भी सच में बौनी लगती थी। ये समंदर का कोई दानव नहीं, बल्कि एक तैरता हुआ शहर था। और अंदर का नजारा, वो तो किसी राजा महाराजा के महल से कम नहीं था। भव्य सीढ़ियां, शानदार डाइनिंग हॉल और यहाँ तक कि एक जिम भी। अमीरों के लिए ये पानी पर तैरता एक सपना था। लेकिन इसकी असली शान थी इसकी इंजीनियरिंग। जहाज के निचले हिस्से को 16 अलग-अलग वाटरप्रूफ कमरों में बांटा गया था। आइडिया ये था कि अगर किसी वजह से 2, 3 या 4 कमरों में भी पानी भर जाए, तब भी जहाज तैरता रहेगा। और इसी अनोखे डिजाइन ने इसे अनसिंकेबल का नाम दिया, मतलब जो कभी डूब न सके। चलिए अब कहानी का रुख उस पहली और आखिरी यात्रा की तरफ मोड़ते हैं, जहां शांत दिखने वाला समंदर अपने अंदर एक बहुत घातक खतरा छिपाए हुए था। 10 अप्रैल 1912 जहाज अपनी पहली और आखिरी यात्रा पर निकला। इसके कप्तान थे एडवर्ड जॉन स्मिथ, अपने समय के सबसे अनुभवी कप्तानों में से एक, जो इसे अपनी विदाई यात्रा मान रहे थे। शुरू के कुछ दिन तो बिल्कुल शांत और उम्मीदों से भरे थे, लेकिन 14 अप्रैल आते आते बर्फीले अटलांटिक महासागर ने अपनी चेतावनियां भेजनी शुरू कर दी थीं। दिन भर वायरलेस ऑपरेटर को आसपास के जहाज़ों से बर्फीले पहाड़ों यानी आइसबर्ग की चेतावनियां मिलती रहीं, लेकिन जहाज की रफ्तार कम नहीं हुई। सवाल उठता है, क्यों? क्योंकि जहाज बनाने वाली कंपनी पर दुनिया को ये साबित करने का दबाव था कि टाइटैनिक सिर्फ सबसे बड़ा ही नहीं, बल्कि सबसे तेज जहाज भी है। एक तरह से ये खतरनाक दौड़ थी। और विडंबना देखिए, उस रात की सबसे खतरनाक बात थी समंदर का बिल्कुल शांत होना। आमतौर पर लहरें आइसबर्ग के किनारों से टकराकर सफ़ेद झाग बनाती हैं, जिससे उन्हें अंधेरे में देखना आसान हो जाता है। लेकिन उस रात समंदर शीशे जैसा सपाट था, और बदकिस्मती से निगरानी करने वालों के पास दूरबीन तक नहीं थी। अब बात करते हैं उन पलों की जिन्होंने सब कुछ बदल दिया, वो भी सिर्फ कुछ ही सेकंड्स के अंदर। रात के 11:40 पर निगरानी टावर में फ्रेडरिक फ्लीट की नज़र अंधेरे में एक विशाल काली छाया पर पड़ी। उसने तुरंत 3 बार खतरे की घंटी बजाई और ब्रिज पर फोन करके चिल्लाया, सामने आइसबर्ग है। जहाज को मोड़ने और इंजन को रिवर्स करने के आदेश तो फौरन दिए गए, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। इतना विशाल जहाज भला कुछ सेकंड में अपनी दिशा कैसे बदल सकता था? टक्कर के समय कोई जोरदार धमाका नहीं हुआ, बस एक हल्की लंबी खुरचन की आवाज आई। अंदर बैठे ज्यादातर यात्रियों को लगा कि शायद किसी छोटी मोटी चीज से टकरा गए हैं, लेकिन नीचे जहाज के पेट में मौत अंदर आ चुकी थी। और यही वो पल था जिसने टाइटैनिक की किस्मत पर मुहर लगा दी। आइसबर्ग ने जहाज में कोई बड़ा छेद नहीं किया था, बल्कि किनारे से एक लंबी दरार बना दी थी, जिससे एक के बाद एक 6 वाटरप्रूफ कमरों में पानी भरने लगा। और डिजाइन, वो तो सिर्फ 4 कमरों तक का भार झेल सकता था, मतलब अब इसका डूबना तय था। इसके बाद जो हुआ वो महज 2 घंटों के अंदर इंसानी इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक बन गया। जहाज पर करीब 2200 यात्री और क्रू मेंबर थे, लेकिन लाइफ बोट्स में जगह थी सिर्फ 1178 लोगों की। हैरानी की बात यह है कि उस समय के नियमों के हिसाब से ये गैरकानूनी नहीं था।
ये एक कड़वा सच था कि जहाज डूबने की हालत में आधे से ज्यादा लोगों के लिए बचने का कोई रास्ता था ही नहीं। डेक पर अफरा तफरी मच गई। पहले महिलाएं और बच्चे का आदेश तो दिया गया, पर कई लोगों को अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये अनसिंकेबल जहाज डूब भी सकता है। और इस डर और कंफ्यूजन के बीच जहाज का बैंड हिम्मत बनाए रखने के लिए आखिरी पल तक संगीत बजाता रहा। सुबह 1:50 पर आखिरी लाइफ बोट नीचे उतारी गई, जबकि 1500 से ज्यादा लोग अभी भी जहाज पर ही फंसे थे। कुछ ही पलों बाद एक भयानक गड़गड़ाहट के साथ जहाज बीच से टूट गया और सुबह 2:20 पर वो हमेशा के लिए अटलांटिक की गहराइयों में समा गया। इस हादसे के बाद जो हुआ उसने हमेशा के लिए समुद्री यात्रा के नियम बदल दिए। तो चलिए देखते हैं कि इस त्रासदी से आखिर क्या सबक सीखे गए। सुबह के लगभग 4 बजे कारपेथिया नाम का एक जहाज मदद के लिए पहुंचा। उसने संकट का संदेश सुनकर अपनी पूरी रफ्तार से बर्फीले पानी को चीरते हुए ये दूरी तय की थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बर्फीले पानी में ज्यादातर लोग कुछ ही मिनटों में दम तोड़ चुके थे। कुल मिलाकर सिर्फ 706 लोग ही बच पाए। बाद में जब जांच हुई तो कई चौंकाने वाली बातें सामने आईं। पता चला कि आइसबर्ग की चेतावनियों को नजरअंदाज किया गया था। पास के एक जहाज ने मदद के लिए दागे गए रॉकेट देखे तो, लेकिन उन्हें जश्न की आतिशबाजी समझ लिया। और तो और उस जहाज का रेडियो ऑपरेटर सो रहा था, जिससे टाइटैनिक के SOS संदेश उस तक पहुंचे ही नहीं। दशकों तक ये सवाल बना रहा कि डूबते समय आखिर हुआ क्या था। इस सवाल का जवाब मिला 1985 में, जब समंदर में करीब 12,500 फीट की गहराई पर इसका मलबा खोजा गया। मलबे के 2 टुकड़ों में मिलने से ये बात साफ हो गई कि डूबते समय पानी के भारी दबाव के कारण ये विशाल जहाज बीच से 2 टुकड़ों में टूट गया था। टाइटैनिक की कहानी सिर्फ एक जहाज के डूबने की कहानी नहीं है। ये इस बात की याद दिलाती है कि जब हम अपनी टेक्नोलॉजी पर आंखें बंद करके भरोसा करने लगते हैं तो उसका अंजाम क्या हो सकता है। ये हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पूछने पर मजबूर करती है। क्या आज के दौर में भी हम किसी नई तकनीक को अनसिंकेबल मानकर वही गलती तो नहीं दोहरा रहे हैं?